हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लब 24/7। आज का ये वीडियो स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो 16 अप्रैल को होने वाला है। और कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने। लास्ट टाइम बच्चे रिवीजन के लिए बैठते हैं तो सब माइंड से निकल जाता है कि भाई ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, पता नहीं कहाँ से क्या आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और 100% इसी टॉपिक से, इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 100% अगर नहीं मैच किया क्वेश्चन तो 70 to 80% तो मैच करेगा ही करेगा। तो अगर आपको एग्जाम में पास होना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में समझाता हूं। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ओके। प्रोडक्शन फंक्शन में हमें क्या क्या कवर करना है। प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें बच्चों, तो इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि डेफिनेशंस क्या है। टीपी के मींस टोटल प्रोडक्ट, एपी के मींस एवरेज प्रोडक्ट, एंड एमपी के मींस मार्जिनल प्रोडक्ट। ये बेसिक आपको डेफिनेशन करने हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एमपी और एपी। ठीक है, चलिए। तो डेफिनेशन जैसे कि आपने पढ़ा है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो टीपी क्या होता है, व्हाट इज टीपी। टीपी मींस टोटल प्रोडक्शन। एक फैक्ट्री में सपोज करो कि हमारे पास 100 लेबर्स है और 10 मशीन है, तो 100 लेबर और 10 मशीन ने मिल करके जितना प्रोडक्शन किया है उसी को हम क्या कहते हैं, टीपी। ठीक है, क्या कहेंगे, उसी को टीपी कहेंगे। तो टीपी को डिफाइन करें, टीपी रेफर्स टू sum of output produced by given unit of inputs। ठीक है, given units of inputs मीन्स इनपुट्स आपका क्या होगा, लेबर और कैपिटल होगा। तो जितने भी इनपुट है, लेबर, कैपिटल, जैसे कि मैंने बताया कि आपका 100 लेबर है और 10 मशीन है, उन सब ने मिलकर के जितना प्रोडक्शन किया है उसी को कहते हैं टीपी। एक लेबर जो प्रोडक्शन करता है, एक लेबर, ठीक है, फर्स्ट लेबर ने जो प्रोडक्शन किया है बच्चों, तो फर्स्ट लेबर के प्रोडक्शन को कहते हैं एमपी। ये आपका एमपी हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड लेबर ने जो प्रोडक्शन किया है एमपी हो जाएगा सेकेंड। थर्ड लेबर ने जो प्रोडक्शन किया है एमपी हो जाएगा थर्ड। इसी तरह जितने भी लेबर्स हैं आपके, सबने जितना प्रोडक्शन किया होगा उसे कहते हैं, सबको सम कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, टीपी मिलेगा। ठीक, चलिए अब आते हैं सेकेंड डेफिनेशन, एपी। देखिए, एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब यहां पर होता है कि एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया है उसको कहते हैं एवरेज। एवरेज मींस 1। ठीक है, तो यहां पर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन को देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में जैसे कि 100 लेबर मैंने बताया, 100 लेबर ने मिलकर के मान लीजिए 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो अप्रोक्सीमेटली एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया होगा, तो 10,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो एक लेबर का एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 100 है। एस्टिमेटेड का मतलब अप्रोक्सीमेटली सबने 100 किया है। ठीक है, तो आपका एवरेज प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, एपी रेफर्स टू आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय per unit of variable factor
फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मींस आपका कौन, लेबर, ठीक है, विद फिक्स फैक्टर, विद फिक्स फैक्टर। तो इसी को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि एक फैक्ट्री में मान लीजिए 100 लेबर है, ठीक है, एक फैक्ट्री में कितने लेबर है, 100 लेबर है, ठीक है। तो 100 लेबर ने 10,000 आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो एपी कैसे निकालेंगे, एपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टीपी अपॉन नंबर ऑफ लेबर। टोटल प्रोडक्शन कितना था, 10,000 यूनिट, और लेबर कितना है, 100, डिवाइड कर देंगे तो एक लेबर का प्रोडक्शन आएगा 100 यूनिट्स, तो एपी कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज एमपी। व्हाट इज एमपी, एमपी मींस होता है एडिशनल प्रोडक्शन। एपी और एमपी में सिमिलर क्या है, एपी भी एक लेबर का प्रोडक्शन को शो करता है, एमपी भी एक लेबर का प्रोडक्शन को शो करता है, बट डिफरेंस ये है कि एपी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन को शो करता है एंड एमपी एक्चुअल प्रोडक्शन को शो करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले डिफाइन करके समझाता हूं, देखिए एमपी क्या होता है, एमपी रेफर्स टू एन एडिशनल प्रोडक्शन, एन एडिशनल प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या है, एडिशनल प्रोडक्शन है। कौन सा एडिशनल भाई, बाय एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए यहां पर 10 लेबर है, ठीक है, लेबर यहां पर 10 है, और 10 लेबर ने मिलकर के टोटल प्रोडक्शन किया 100 यूनिट का, ठीक है। अब क्या क्या, मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर हायर किया, तो टोटल कितना हो गया, 11, तो टोटल प्रोडक्शन आ रहा है 110। तो जब मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर को हायर किया है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना आ रहा है, 10, ठीक है। तो इसी 10 को हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, एमपी। मींस एमपी क्या होगा आपका, एमपी का फॉर्मूला क्या होगा, टीपीएल माइनस टीपीएल माइनस 1, ठीक है। यहां पर एल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लेबर, तो आपका यहां पर टीपी यहां पर कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। टीपी आपका हो जाएगा 11 माइनस टीपी यहां पर क्या होगा, 10। टीपी 11 कितना था आपका, 110, और टीपी 10 कितना था, 100, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कितना आया, 10। दिस इज कॉल्ड एमपी। तो ये डेफिनेशन जरूर लर्न करके जाइएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रोडक्शन फंक्शन का, वो है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वो हम डिस्कस करते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या आता है, प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, और ये चांस है कि आपके पेपर में पूछा जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हमें समझना है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो 2 टर्म्स में करते हैं, एक शॉर्ट रन होता है, दूसरा लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन का मतलब क्या होगा कि यहां पर प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, एंड अदर्स क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ठीक है। यहां पर वेरिएबल फिक्स का मतलब ये होता है कि कुछ फैक्टर्स आउटपुट में चेंज होने से चेंज होगा और कुछ फैक्टर आउटपुट्स में चेंज होने से चेंज नहीं होगा। तो ऐसे जब हम इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं तो इसको कहते हैं शॉर्ट रन, ओके।
लॉन्ग रन किसे कहते हैं? जहां पर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, मतलब जब आप आउटपुट चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल साथ साथ चेंज होता जाएगा। तो जो हमारे सिलेबस में है वो शॉर्ट रन में है। शॉर्ट रन में क्या है कि आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास ये क्लासरूम है यहां पर, ठीक है, एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में जो बेंचेस, इस तरीके से बेंचेस लगे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस तरीके से बेंचेस लगे हुए हैं। यहां पर 4 बच्चे बैठ रहे हैं, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 4 और यहां पर 4, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 24 स्टूडेंट्स हो गए टोटल, मतलब यहां पर 24 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, ठीक है। और हमारे पास इतना जो है सपोज की स्पेस है, तो ये जो स्पेस है इसको कहेंगे फिक्स फैक्टर। और टीचर सपोज मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन सा हूं? वेरिएबल फैक्टर। ओके, अब क्या हुआ कि यहां पर मेरा एक बैच फुल हो गया 24 स्टूडेंट्स का। अब यहां पर क्या हुआ कि 10 बच्चे और आ गए, तो 10 बच्चे और आए तो मैंने क्या किया, एक घंटे का नया बैच बनाया, मतलब स्पेस वही है, मैंने न्यू बैच बना लिया, ठीक है। मींस मैंने अपने लेबर आवर्स को बढ़ाया, मतलब फिक्स फैक्टर वही है, लेबर आवर को बढ़ा दिया, ठीक है। ओके, फिर नया बच्चा आया 10 बच्चे, ठीक है, तो वो तो इसी में एडजस्ट हो गया, मतलब 24 का एक और बैच बन गया, ठीक। फिर से क्या आया, नए बच्चे आने लगे, मान लीजिए 10 बच्चे फिर आने लगे, तो मैंने एक और घंटे लगा दिया यहां पर, ठीक है। मान लीजिए 24 फिर से आ गया, तो मतलब मैं पहले 1 घंटे पढ़ा रहा था, अब मैं 3 घंटे पढ़ा रहा हूं। तो क्या हुआ कि मैंने अपने वर्किंग आवर्स में इंक्रीमेंट किया, फिक्स फैक्टर वही का वही है, सिर्फ मैंने क्या किया, वर्किंग आवर्स में इंक्रीमेंट किया है। तो इसका मतलब जब मैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहा हूं, फिक्स फैक्टर को वही का वही रख रहा हूं, स्पेस मेरा वही का वही है, इसका मतलब ये कौन सा रन है? शॉर्ट रन है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास मैक्सिमम 3 घंटे का ही टाइम है, लेकिन और बच्चे आ गए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फिक्स फैक्टर के वेरिएबल फैक्टर के साथ साथ मैंने एक और रूम ले लिया और दोनों को मर्ज कर दिया। मींस मैंने साथ में कैपिटल भी बढ़ाया। अगर साथ में कैपिटल भी बढ़ाया है और लेबर भी बढ़ाया है, इसका मतलब ये कौन सा रन होगा? लॉन्ग रन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके बुक में एक फार्मर वाला एग्जाम्पल होगा, ठीक है, आपने फार्मर वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मैंने एक अपना एग्जाम्पल दिया। चलिए बाकी फार्मर वाला एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। देखिए अब क्या है कि इसको एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहां पर हमारे पास ये लेबर है, ठीक है, और ये कैपिटल है। ओके, फिर से समझाता हूं, अब फार्मर का एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर हमारे पास जो है, मान लीजिए इतना लैंड है, ठीक है, और इसमें 5 लेबर का रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑलरेडी कितना लेबर इंप्लॉयड हो रहा है? 2, ठीक है, सिर्फ हमने कितना किया? 2 लेबर को ही इंप्लॉयड किया है। अब मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो भाई पहले लेबर तो पूरा कर लूं, तभी तो मैं जमीन को बढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या किया, पहले एक लेबर एक कैपिटल था, तो टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा था वो कितना हो रहा था? मान लीजिए 5 का। फिर क्या हो गया, 2 लेबर, कैपिटल वही का वही है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन होने लगा सपोज 12 का। फिर अब 3 लेबर मैंने किया, तो टोटल प्रोडक्ट, कैपिटल मेरा लैंड वही का वही का है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया आपका? 20, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 4 लेबर किया, तो टोटल प्रोडक्शन हुआ मेरे पास 30, ठीक है। मैंने 5 लेबर किया, तो टोटल प्रोडक्शन हुआ मेरे पास 45, क्लियर है। अब क्या कर रहा हूं, अब यहां पर और प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैंने देखा यार लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, तो एक काम करते हैं और लेबर को बढ़ा देते हैं। तो मैंने यहां पर 6 लेबर कर दिया, लेकिन जमीन वही का वही है, तो प्रोडक्शन मेरा कितना हो गया? प्रोडक्शन हुआ मेरा 55, ठीक है। मैंने फिर 7 लेबर किया, ठीक है, तो प्रोडक्शन कितना हो गया? 55 था, अब हो गया मेरा 60, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया, 8 लेबर और एक लेबर को हायर किया, तो प्रोडक्शन 60 पे ही रुक गया। अरे भाई, फिर मैंने और लेबर को हायर किया, तो प्रोडक्शन हो गया 50। प्रोडक्शन क्या हो गया? 50। क्यों?
ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एमपी, देखो ये एमपी है मेरे पास, ठीक है, फर्स्ट का 5 मान लेते हैं। एमपी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि इसमें से इसको 12 में से 5 को माइनस कर दो 7, 20 में से 12 को माइनस कर दो 8, 30 में से 20 को माइनस कर दो 10, 45 में से 30 को माइनस कर दो 15, इसमें से इसको माइनस कीजिए 10, इसमें से इसको माइनस कीजिए 5, इसमें से इसको माइनस कीजिए 0 और इसमें से इसको माइनस कीजिए -10। एमपी मैंने आपको क्या बताया था? एमपी बताता है कि एक लेबर ने कितना एक्चुअली प्रोड्यूस किया है। तो शुरू में जैसे ही लेबर बढ़ा रहे तो जो हमारा लेबर है एडिशनल, वो मुझे ज्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10 पर लेबर मुझे प्रोडक्शन पहले से बेटर मिल रहा है। क्वेश्चन है क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो फिक्स फैक्टर है हमारा लैंड, अभी इसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 5 लेबर का यहां पर जरूरत है, लेकिन हमने 2 लेबर ही लगाया। क्या 2 लेबर इस पूरे लैंड का फुल्ली यूटिलाइजेशन कर पा रहा होगा? ऑब्वियसली नहीं कर पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो काम 5 लेबर कर सकता है वो 2 लेबर कैसे कर देगा? ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया, तो लेबर को बढ़ाने से जमीन का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन होने लगा, तो उसके कारण हमारा प्रोडक्शन पहले से बेटर मिल रहा है। अब 5 लेबर हो गया, देखिए यहां से यहां तक मैं आपको समझाऊं, यहां से यहां तक 5 लेबर यहां से यहां तक हो गया हमारा, ठीक है। तो प्रोडक्शन देखिए पहले से बेटर मिलता जा रहा है। मींस ये क्या है, जो आपको टीपी मिल रहा है वो कौन से रेट पे मिल रहा है? टीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टीपी आपका इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, क्लियर है। अब क्या हुआ, 5 से जब मैंने ज्यादा लेबर किया, 5 से 6 किया, 6 से 7 किया, नो डाउट टीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन कौन से रेट पे? डिक्रीजिंग। देखिए अब एक लेबर 10 का प्रोड्यूस करके दे रहा है, फिर 5 का प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो टीपी जो आपका इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि आप सिर्फ लेबर को बढ़ा रहे हो, कैपिटल को तो बढ़ा ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो लेबर को बढ़ाने से प्रोडक्शन हमेशा थोड़ी बढ़ेगा, जितना यूटिलाइजेशन करना था आपने कर लिया, अब उसमें भी लेबर को डालते जाएंगे, तो अगर बढ़ने का होगा बढ़ेगा, नहीं बढ़ने का बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। देखिए ना 8वें लेबर पे जैसे आया आपका प्रोडक्शन 0 हो गया, और उसके बाद 9वें लेबर में जैसे आए प्रोडक्शन पॉजिटिव के जगह आपका क्या हो गया? निगेटिव। अब क्या होता है कि आप लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो जहां पर प्रोडक्शन सही होना चाहिए वहां और बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि लेबर और कैपिटल के बीच में सही कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपका टीपी है यहां पर क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है, टीपी फॉल्स, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, इस टेबल के अकॉर्डिंग बात करें, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन states that when we employed more and more units of variable factor with fixed factor, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा? टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। फिर आपका क्या होगा? टीपी इंक्रीजेस एट एन डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट। और फिर क्या होगा? टीपी स्टार्ट्स टू फॉल, टीपी क्या होने लगेगा? फॉल होने लगेगा।
ये है लॉ, ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में आया तो 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे ही आप लेबर को इनिशियली बढ़ाते हैं तो पहले टीपी पहले से ज्यादा मिलेगा, मतलब इंक्रीजिंग रेट पे मिलेगा, फिर टीपी आपका क्या मिलेगा? डिक्रीजिंग रेट पे मिलेगा, फिर टीपी क्या होगा? आपका फॉल होने लगेगा। ये जो आपका पहले इंक्रीजिंग रेट पे जो मिल रहा है इसको कहते हैं स्टेज फर्स्ट या फेज फर्स्ट, ठीक है। ये होता है आपका स्टेज सेकंड, ठीक है। स्टेज आपका क्या है? सेकंड है, या फेज आप इसको सेकंड कह सकते हैं। और ये जो है आपका स्टेज क्या है? थर्ड है। स्टेज आपका क्या है? थर्ड है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेज होते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। पहले आपको क्या मिल रहा है? इंक्रीजिंग रेट पे मिल रहा है, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या कहेंगे बच्चों इसको? इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। यहां पर आपको डिक्रीजिंग रेट पे मिल रहा है तो इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। और यहां आपको जो रेट है वो नेगेटिव है तो इसे बोलेंगे नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। मतलब रिटर्न्स मींस प्रोडक्शन, फैक्टर मतलब वेरिएबल फैक्टर, और किस रेट पे मिल रहा है? नेगेटिव रेट पे। यहां पर किस रेट पे मिल रहा है? डिक्रीजिंग रेट पे। और यहां पे किस रेट पे मिल रहा है? इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये तो आपका शेड्यूल के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में हो गया? शेड्यूल। अब जब इसको ग्राफ पे शो करेंगे तो कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको ग्राफ में शो करके दिखाता हूं। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ग्राफ में कैसे शो करेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफ में कैसे शो करेंगे बेटा? तो सबसे पहले अगर टीपी का ग्राफ बनाते हैं आप, ठीक है, टीपी का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो पहले आपका टीपी जो है किस रेट पे मिल रहा है? पहले आपको टीपी मिल रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, ठीक है। तो ये आपका टीपी हो जाएगा इंक्रीजिंग रेट पर। पहले इस तरह नीचे से ऊपर उठाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है? इंक्रीजिंग रेट पे, ध्यान से समझ लीजिए। फिर आपका टीपी कौन से रेट पे मिल रहा है? डिक्रीजिंग रेट पर। तो ये आपका है डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। सॉरी, ये आपका क्या है? डिक्रीजिंग रेट पे है। क्या है ये? डिक्रीजिंग रेट पे है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है? टीपी आपका फॉल हो रहा है, ये आपका टीपी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो ये आपका टीपी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं? लेबर। कैपिटल तो फिक्स है इसीलिए हम कैपिटल को शो नहीं करते। और वाई एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं? प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां जो है आपका, ध्यान से समझिए बच्चा, यहां जो है आपका इस वाले एरिया पे यहां से यहां तक आपका जो टीपी इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। यहां से यहां तक जो टीपी इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। और उसके बाद जो है टीपी आपका किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है? आपका नेगेटिव रेट पे हो रहा है। इसीलिए इसको स्टेज फर्स्ट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्टेज फर्स्ट, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों स्टेज फर्स्ट। और इसे क्या कहते हैं? स्टेज सेकंड कहते हैं, ठीक है। इसे स्टेज क्या कहेंगे? सेकंड। और इसे क्या कहेंगे? स्टेज थर्ड, ठीक है। तो ये आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया टोटल प्रोडक्शन का। अब क्या है? एमपी को कैसे शो करना है? अगर एमपी को शो करना है इसी ग्राफ में भी शो कर सकते हैं या इसके नीचे भी शो कर सकते हैं। मैं इसी ग्राफ में बताता हूं। एमपी को अगर शो करना है तो देखिए, पहले एमपी अगर आप देखें, जैसे कि इसके पहले मैंने शेड्यूल बताया कि स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब मार्जिनल एमपी बढ़ेगा। तो पहले आप जैसे जैसे लेबर बढ़ता जाएगा तो एमपी भी आपका क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है।
क्लियर है। फिर आपका एमपी जो है डिक्रीज होने लगता है, तो एमपी आपका डिक्रीज होने लगा, ठीक है। फिर एमपी जीरो, फिर आपका एमपी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये आपका एमपी का ग्राफ है, ठीक है। यहां पर एल हो गया और L1 ये नंबर ऑफ लेबर है। तो पहले आपका एमपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर आपका एमपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर एमपी क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो इसी पे आप टीपी और एमपी को शो कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका, लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन का। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहां पर पॉइंट जो है P डालता हूं, ठीक है। इसे मैं पॉइंट P डालता हूं। ये जो पॉइंट P है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ, इन पेपर में ये भी आ जाता है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि टिल पॉइंट P आपका टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट पर होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब पॉइंट P तक टीपी जो इंक्रीज हो रहा है वो कौन से रेट पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट पर, उसके बाद कौन से रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हिंदी में कहते हैं नति परिवर्तक बिंदु, अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिफाइन करना है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रेफर्स टू दैट पॉइंट at point of inflection refers to that point where अगर आपको पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिफाइन करना है तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक टीपी आपका इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है। इट इज द पॉइंट till point P TP increases at an increasing rate। ओके, तो इस तरीके से लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन के ग्राफ को शो कर सकते हैं। बाकी नीचे एक्सप्लेन कर दीजिए कि एक्स एक्सिस पर आपने लेबर को शो किया है, वाई एक्सिस पे आपने टोटल प्रोडक्शन को शो किया है, ठीक है। इनिशियली लेबर को जब आप ओएल यूनिट तक लेके जाते हैं तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ओएल यूनिट से ओएल 1 तक लेके जाते हैं तो टीपी डिक्रीजिंग रेट पर हो रहा है। इस यहाँ पर आपका टीपी क्या है, मैक्सिमम है पॉइंट। अगर यहाँ पर सपोज टी लेता हूं तो यहाँ पर टीपी क्या है आपका, टीपी मैक्सिमम है यहाँ पर, ठीक है। और ओएल 1 के बाद अगर आप लेबर को हायर करते तो टीपी क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव रेट पे इंक्रीज हो रहा है, मींस टीपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इस तरीके से आप टीपी को क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, सिंपल लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन हो जाएगा, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब जो एक और चीज है वो है रिलेशन। एक पेपर में इस क्वेश्चन में आ सकता है कि एपी और एमपी में क्या रिलेशन है, ठीक है। पेपर में आ सकता है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जरूर बस इस चैप्टर में आपको यही करके जाना है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। ओके, तो देखिए पहले तो मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूं कि ग्राफ कैसा होता है। देखिए एमपी का ग्राफ तो आपने देखा ही, इस तरीके से ये ओरिजिन है आपका, तो पहले एमपी आपका क्या होगा, ये आपका एमपी का ग्राफ है। या तो एक काम करता हूं, पहले मैं टीपी बना लेता हूं, ठीक है, सॉरी एपी बना लेता हूं। तो एपी का ग्राफ आपका ऐसा होता है, ये आपका एपी है, क्लियर है, ठीक है। और एमपी जो होगा वो आपका ऐसा होगा, ये आपका एमपी है। ओके, तो ये ग्राफिकल ग्राफ है एपी और एमपी का। तो जब भी आपसे रिलेशन पूछा जाए तो पहले आप ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आपने क्या शो कर रखा है, लेबर। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रखा है बच्चों, लेबर को शो कर रखा है। और वाई एक्सिस पे क्या शो कर रखा है, एपी और एमपी, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेशनशिप को शो करना है, तो देखिए फर्स्ट रिलेशन क्या है कि जब आपका एपी राइज कर रहा है, देखिए ये मैं आपको पॉइंट करके बताता हूं, ये देखिए एपी जो आपका राइज कर रहा है, देख रहे हैं ना, एपी राइज कर रहा है, तो एमपी एपी से ऊपर है। तो व्हेन एपी राइजेज, ठीक है, तो एमपी क्या है,
मोर देन एपी है, सिंपल। ठीक है, सेकेंड रिलेशन क्या है हमारा? सेकेंड रिलेशन है when AP falls। ठीक है, when AP falls, देखिए AP जब आपका फॉल कर रहा है, यहां देखिए फॉल कर रहा है, तो MP क्या है? AP से लेस देन है, तो MP जो है वो AP से क्या होगा? लेस देन होगा। ओके, उसके बाद थर्ड रिलेशन क्या है? थर्ड रिलेशन क्या है? ये है कि देखिए MP AP को इंटरसेक्ट करता है उसके मैक्सिमम पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? मैक्सिमम पॉइंट पर। तो MP इंटरसेक्ट टू AP at its मैक्सिमम पॉइंट। ओके, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा बच्चों? मैक्सिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? और एक रिलेशन को शो करना चाहते हैं तो और एक शो कर, वैसे 3 सफिशिएंट है, और शो करना चाहते हैं तो MP कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट AP कैन नेवर बी नेगेटिव। AP हमेशा क्या रहता है? आपका पॉजिटिव रहता है। ओके, तो ये था प्रोडक्शन फंक्शन में कौन कौन से टॉपिक करना है? डेफिनेशन, ओके, एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड आपका रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमने पढ़ा, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, नेगेटिव, ऐसा क्यों हो रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे हमें क्यों मिलता है प्रोडक्शन? इसलिए मिलता है कि शुरू में आप लेबर को कम हायर करते हैं, वो लेबर सारे लैंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, इसके वजह से एफिशिएंसी डाउन होती है, तो प्रोडक्शन हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए जैसे जैसे लेबर को बढ़ाते जाएंगे तो काम लेबर में बढ़ता जाएगा, मतलब एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब लेबर वो बढ़ेगा तो प्रोडक्शन आपको बढ़ेगा। तो फर्स्ट रीजन है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। दूसरा रीजन क्या है कि आपका जो फिक्स फैक्टर है, मतलब लैंड, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो दूसरा क्या होगा? फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। तो ये, और तीसरा क्या होगा? जब आप फिक्स फैक्टर जो लैंड है जिसमें 5 लेबर का रिक्वायरमेंट था, आप 2 से 3 कर रहे, 3 से 4 कर रहे, तो मशीन और लैंड और लेबर के बीच का कोऑर्डिनेशन बेटर होने लगता है। तो थर्ड है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। ये 3 ऐसे कारण हैं जिसके वजह से टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे मिलता है। ओके, डिक्रीजिंग रेट पे क्यों मिलता है? डिक्रीजिंग रेट पे इसलिए मिलता है क्योंकि आप 5 लेबर की रिक्वायरमेंट थी, उससे ज्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मतलब लेबर को हायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको फिक्स फैक्टर को तो हायर कर नहीं रहे, सिर्फ आप किसको हायर कर रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर को। तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है ना, तो इसको कहेंगे पुअर कोऑर्डिनेशन। और क्या होगा? दूसरा रीजन क्या होगा? फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर का ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद भी आप लेबर को यूज करते जा रहे हो, तो प्रोडक्शन आपको कम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 2 रीजन है जिसके वजह से आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे मिलता है। नेगेटिव रेट पे क्यों मिलता है? क्योंकि हर चीज का एक लिमिटेशंस होता है। ठीक है, आप एक लेबर को चलो भाई 5 की जरूरत थी, 8 लगा दिया, उसके बाद भी लगाते जाओगे तो जो पॉजिटिव आपका प्रोडक्शन होना था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा रीजन? लिमिटेशंस ऑफ फिक्स फैक्टर। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या होगा? रॉन्ग सब्स्टिट्यूट। रॉन्ग सब्स्टिट्यूट का मतलब ये हो रहा है कि आप सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो सब्स्टिट्यूट आप कर रहे हो लेबर को, गलत कर रहे हो। यू शुड इंक्रीज इन फिक्स फैक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपके रीजंस है। ओके, इससे ज्यादा प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, मैं लिख करके आपको देता हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट में से क्या आएगा वो समझते हैं। देखिए, देखो कॉस्ट की बात करें, अगर कॉस्ट की बात करें बच्चों, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले इसमें हमें कवर करना है बच्चों एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, क्या कवर करना है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्चुअल कॉस्ट मेड या पेड बाय द फर्म, पेड बाय फर्म्स। किस लिए फर्म पेड करेगा? किस लिए करेगा? या तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहा है, या वो क्या कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं फॉर हायरिंग, ठीक है, और बाइंग ऑफ इनपुट्स बोल लीजिए, या आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल लीजिए। ठीक है, तो जब आप किसी भी इनपुट को परचेज करते हैं, ठीक है, या उनको हायर करते हैं, तो उसके लिए जो फर्म पे करेगा दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल वेजेस पेड, ठीक है, टू लेबर, वेजेस पेड टू लेबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, रेंट पेड बाय फर्म्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें, दूसरा आपका होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का जो स्पेस है वो आपका खुद का है, तो आपको रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, तो रेंट जो है वो आपका कौन सा कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। या आप कह सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर ही उस बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपको वेजेस देने की जरूरत नहीं है, तो वेजेस आपका क्या है? यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एस्टिमेटेड कॉस्ट। इट इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट of owned factor of production, ठीक है। जब खुद का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए अगर आप पे करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, आपने बैंक से पैसा जो है विड्रॉल किया, उसको बिजनेस में लगाया, तो आपको इसके लिए कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, तो इंटरेस्ट आपका क्या होगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कॉस्ट चैप्टर में आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जरूर करके जाए। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे मेन है ग्राफ। अगर आपने ग्राफ सीख लिया तो सब कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि ग्राफ के बेसिस पे क्या है? रिलेशन है। तो हम यहाँ पर ग्राफ समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ग्राफ समझते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट का। टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, टीएफसी। ओके, सबसे पहले ग्राफ समझेंगे टीएफसी का कैसा ग्राफ होता है। तो यू नो फिक्स कॉस्ट क्या होगा? फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग इन आउटपुट, ठीक है। ये वो कॉस्ट होगा जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। मैंने एक स्पेस लिया रेंट पे, उस पे मैंने एकेडमी खोल दिया, तो भाई 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो भी उतना ही रेंट देना है, 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो भी उतना ही रेंट देना है, या 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो भी उतना ही रेंट देना है। ये चेंज नहीं होगा। ये आपका क्या है? फिक्स कॉस्ट। मींस अगर मान लीजिए अगर आउटपुट जो है, आउटपुट है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये कॉस्ट आपका चेंज नहीं होगा। चाहे मैं बच्चों को ना पढ़ाऊं तो भी रेंट देना पड़ेगा। तो ये आपका अगर 10 है तो ये आपका 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपका 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर इसको डायग्राम पे शो आपने किया तो देखिए डायग्राम पे कैसे शो करेंगे। एक्स एक्सिस पे आपने आउटपुट को शो किया है, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपने किसको शो किया है? टोटल फिक्स कॉस्ट को। ओके, तो ये आपका बिल्कुल ऐसा रहेगा, ठीक है। ये आपका चेंज नहीं होगा, राइट। आप देख रहे हैं ना,
यहां पर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा है लेकिन कॉस्ट आपका 10 है तो 10 है, ये आपका चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट के साथ हम यहां पर समझेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है। दूसरा है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एक सिंगल, ठीक है। तो एवरेज का मतलब होता है कि एक यूनिट पर, एक आउटपुट प्रोड्यूस करने पर कितना फिक्स कॉस्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरे इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चों के लिए जो स्पेस मैंने ले रखा है उसका रेंट दे रहा हूं मैं 20,000 रुपए, तो एक बच्चे पर कितना रेंट आया वो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड एएफसी। एएफसी रेफर्स टू पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट। एक यूनिट का जो फिक्स कॉस्ट आएगा उसको एएफसी कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर हमने आउटपुट जैसे लिया था, आउटपुट हमने अभी क्या लिया, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 ये लिया मैंने आउटपुट, ठीक है। और टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना है, 10 10 10, सब पे क्या है 10। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट मींस ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट को आप आउटपुट को Q से डिनोट करते हैं, तो आउटपुट से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। जैसे 10 डिवाइड बाय 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 डिवाइड बाय 3 3.33, 10 डिवाइड बाय 4 2.5, 10 डिवाइड बाय 5 2। क्या नोटिस कर रहे हैं आप यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है आपका, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है एएफसी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप ग्राफ पे अगर इसको शो करेंगे, देखिए यहां पर हमने क्या शो किया है, यहां पर शो किया है आउटपुट को, और यहां पर क्या शो किया है, एएफसी को, एवरेज फिक्स कॉस्ट को। तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा ये आपका डिक्रीज होगा, मतलब पहले 10 था, फिर 5 हो गया, फिर 2.5 हो गया, इस तरीके से। तो एएफसी आपका जो है वो ऐसा बनता है, ठीक है। एएफसी आपका ऐसा बनेगा, समझ में आ रही बात। इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर पेपर में आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व किसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उनका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, राइट। इसीलिए इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। तो एएफसी का कर्व क्या होगा, एएफसी फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट राइज होगा एएफसी आपका फॉल होगा। एएफसी कैन नेवर टच टू दी एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता है। क्यों नहीं टच करता भाई, क्योंकि एएफसी कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं रेंट मान लीजिए 10 रुपए दे रहा हूं, तो 10 रुपए को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 0.0001 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अरे बस मतलब वैल्यू ऑफ जो एएफसी है वो कभी भी जीरो नहीं होता, इसीलिए ये टच नहीं करता है, राइट। तो ये आपका हो गया एएफसी के बारे में, टीएफसी एएफसी। अब आते हैं फिक्स कॉस्ट तो हो गया, अब बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान से समझना है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपका पिछले चैप्टर से कनेक्ट करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से। देखिए वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये आपका पिछले चैप्टर से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। कैसे कनेक्ट करेगा भाई, पहले तो मैं आपको समझा दूं वेरिएबल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज होगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच चेंज बाय चेंजिंग इन आउटपुट, ओके। जैसे कि लेबर हो गया, तो जितना हम लेबर को जितने डे काम कराएंगे या जितने आवर्स काम कराएंगे उतना ही पे करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल होगा, जितना हम काम मटेरियल परचेज करेंगे उतना पे करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट। ये जो आपका लेबर, मटेरियल, ये सब कौन से कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल। जितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे कॉस्ट उतना ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पर
जब वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा लॉ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट फॉलो करना होगा आपको। क्यों? क्योंकि यहां पर भी शॉर्ट रन कॉस्ट को कवर कर रहे हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट को कवर नहीं कर रहे। तो फॉर एग्जांपल यहां पर आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है आपका 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब आउटपुट 0 है तो कोई भी मटेरियल की जरूरत नहीं होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? 0। अब देखिए एक यूनिट को एक मान लीजिए एक मटेरियल परचेज करता हूं मैं तो 10 रुपए लगता है। अब 2 यूनिट के लिए जो मटेरियल परचेज करूंगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन हमें डिक्रीजिंग रेट पे कॉस्ट मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा था कि आपको प्रोडक्शन कौन से रेट पे मिल रहा था? इंक्रीजिंग रेट पर। तो जब आपको प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे मिलेगा तो कॉस्ट तो कम आएगा, तो कॉस्ट क्या मिलेगा? डिक्रीजिंग रेट पर मिलेगा। तो यहां पर 10 से कितना बढ़ेगा? 8 मतलब 18, फिर कितना बढ़ेगा? 6 मतलब 24, ठीक है। तो ये आपका टीवीसी हो गया। तो पहले क्या था? वहां पर इंक्रीजिंग रेट पे मिल रहा था तो उल्टा यहां डिक्रीजिंग रेट पर। अब वहां पर क्या डिक्रीजिंग रेट पे मिल रहा है तो यहां उल्टा इंक्रीजिंग रेट पर। अब 6 बढ़ाया, अब मैं 8 बढ़ाऊंगा 32, अब मैं कितना बढ़ाऊंगा? 10 42, ठीक है। अब मैं कितना बढ़ाऊंगा? 18 60। समझ में आ रही बात? अब हमें इंक्रीजिंग रेट पे ही मिलता जाएगा। आ रही बात समझ में? तो लॉ जब आप टीवीसी का जब शेड्यूल बनाएंगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ग्राफ भी उल्टा बनेगा, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा टीवीसी का? वैसे तो मैं आपको बता दूं टीवीसी का ग्राफ रिवर्स एस शेप्ड का होता है। यहां पर हमने क्या शो किया है? आउटपुट, ठीक है, और यहां पर हमने क्या शो किया है? टीवीसी। क्लियर है? अब क्या होता है कि वहां पर थोड़ा सा देखिए, वहां पर मैंने आपको जब वो पढ़ाया था टोटल प्रोडक्शन, तो पहले क्या था कि ऐसे हो रहा था, ये उल्टा होगा, पहले ऐसे, मतलब पहले आपका डिक्रीजिंग रेट पे मिल रहा था, ये इंक्रीजिंग रेट पे। अब जब ये डिक्रीजिंग रेट पे मिल रहा था तो ऐसे हो रहा था, तो ये अब आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो टीवीसी का कर्व आपका ऐसा होता है, रिवर्स एस शेप्ड का, ठीक है। क्या होता है? रिवर्स एस, पहले डिक्रीजिंग रेट पर और फिर कौन से रेट पे होगा? आपका इंक्रीजिंग रेट पर। क्यों भाई? क्यों ऐसा होगा? तो ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो ये आपका कर्व हो गया किसका? वेरिएबल कॉस्ट, राइट। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। देखिए टोटल कॉस्ट की बात करें, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो बहुत सिंपल है भाई कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितना टोटल एक्सपेंडिचर आता है उसी को हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट कहते हैं। भाई जब आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस करोगे तो मेनली 2 ही कॉस्ट आएगा, या तो वो आउटपुट के साथ वेरी कर रहा हो तो वेरिएबल कॉस्ट, या आउटपुट के साथ वेरी नहीं कर रहा है फिक्स कॉस्ट। तीसरा तो हो नहीं, या तो आप जितना आउटपुट खरीदेंगे बनाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा तो वेरिएबल होगा, या तो आउटपुट बना रहे हैं लेकिन कॉस्ट फिक्स है तो फिक्स होगा। इसका मतलब टोटल कॉस्ट को डिफाइन करें तो टोटल कॉस्ट रेफर्स टू सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इट इज द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर आप टोटल कॉस्ट का शेड्यूल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखो मैं यहीं पर आपको समझा दूं, जैसे कि ये टीवीसी है, अब अभी आपने टीएफसी लिया था, देखिए मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं, या मैं आपको अलग ही समझा देता हूं। देखिए यहां पर आउटपुट है, आउटपुट है यहां पर, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, और यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तो फिक्स ही रहेगा भाई, 10 है, ये तो 10 ही रहेगा, ये तो चेंज होता नहीं है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या होगा? पहले डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा, जैसे कि 10 18 24, फिर इंक्रीजिंग रेट पे 32 42 और 60, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर टोटल कॉस्ट क्या होगा?
टीवीसी प्लस टीएफसी, ठीक है। तो यहां पर टीवीसी आपका कितना है 0 और टीएफसी कितना है 10, तो 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा, ये आपका 42 हो जाएगा, ये आपका 52 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डायग्राम पे प्रेजेंट करना है, आपको डायग्राम पे प्रेजेंट करना है अगर, तो देखिए कैसे डायग्राम पे प्रेजेंट करेंगे। यहां पर हमने क्या शो किया है, यहां पर शो किया है आउटपुट को, और यहां पर क्या शो किया है टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो पहले देखिए टीएफसी तो आपका ऐसा है भाई, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं, ओके। अभी वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको समझाया था रिवर्स एस है, तो ये आपका रिवर्स एस होगा, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया टीवीसी। दोनों को ऐड कर दीजिए, टीएफसी और टीवीसी दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिला टीसी मिला। तो टीसी कहां से स्टार्ट हो रहा है 10 से, और टीएफसी भी कहां से 10 से, मतलब टीसी और टीएफसी दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो टीसी भी यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन ये ऐसा होगा, टीसी आपका ऐसा होगा। क्या देख रहे हैं कि टीसी जो है वो पैरेलल है, टीसी आपका क्या है पैरेलल है किसके टीवीसी के, है ना। टीसी आपका जो है पैरेलल है किसके टीवीसी के। क्यों पैरेलल है भाई, क्योंकि इसके जो बीच का डिफरेंस है टीसी और टीवीसी, टीसी और टीवीसी के जो बीच का डिफरेंस है ये 10 10 10 देख रहे हैं ना, यहाँ बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है फिक्स कॉस्ट है। तो बीच का जब डिफरेंस सेम हो तो ऑब्वियसली डिफरेंस पैरेलल ही होगा, इसीलिए टीसी कर्व टीवीसी के क्या होता है पैरेलल होता है। तो इस तरीके से आप टीएफसी टीसी टीवीसी सबका डायग्राम बना सकते हैं। एफसी में बता दिया, अब मैं थोड़ा एवरेज के तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर एवरेज कॉस्ट की बात करें, देखो बच्चों यहां पर एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एबीसी का एवरेज मैंने क्या बोला भाई, सीधी सी बात है, एक यूनिट के कॉस्ट को एवरेज बोला जाता है। तो किसी का भी एवरेज निकालना है, ध्यान से समझिए, किसी का भी एवरेज निकालना है तो उसके टोटल से उसको डिवाइड कर दो। जैसे कि आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टीवीसी को डिवाइड कर दो क्यू से, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसके टोटल टीवीसी उससे क्यू को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अभी आपने टीवीसी जैसे कि देखिए यहाँ पर आउटपुट है हमारे पास, आउटपुट है 1 2 3 4 5 6, और टीवीसी है हमारे पास 10 18 24 32 42 और 60। तो एबीसी कैसे आएगा भाई, टीवीसी को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 2 9 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, दिस विल बी 8, एंड ये आपका हो जाएगा 8.4, और ये हो जाएगा आपका 10। क्या देख रहे हैं, पहले एबीसी आपका फॉल कर रहा है, देखिए जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है एबीसी फॉल कर रहा है, फिर आपका एबीसी क्या कर रहा है राइज कर रहा है, ठीक है, फिर आपका एबीसी क्या कर रहा है राइज। इसका मतलब ये है कि अगर आप एबीसी का डायग्राम बनाते हैं तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपने आउटपुट को शो किया है और यहाँ पर आपने एबीसी को शो किया है, ठीक है। तो पहले जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा आपका एबीसी फॉल हो रहा है, देखिए फर्स्ट थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट तक देखिए, तो आपका ये फॉल हो रहा है, ठीक है। और फिर आपका क्या हो रहा है 5 और 6 जैसे इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट ये कॉस्ट भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये आपका देखिए, तो ये आपका एबीसी होगा, ठीक है। पहले आपका फॉल करेगा फिर आपका क्या करेगा राइज करेगा, सिंपल। अगर आपको मान लीजिए एसी का कर्व बनाना है, ठीक है, किसका बनाना है एसी का, देखिए अगर आप एसी का बनाना चाहते हैं एवरेज कॉस्ट का, तो यहां पर देखो आउटपुट है यहां पर 0 1 2 3 4 5, 0 को हटा देता हूं, ठीक है। आउटपुट है आपका 0
सॉरी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आपका एबीसी एसी टीसी हो गया आपका, ठीक है, टीसी है 10 20 सॉरी नो 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 10, ठीक है, 18 24 32 एंड एक काम करता हूँ, सॉरी टीसी मान लीजिए आपका है लगभग 20 है, ठीक है, उसके बाद आपका 20 हो गया, 38 है एंड देन आपका 38 हो गया, फिर 54 हो गया, देन आपका 54 हो गया, 70 है, 90 है, 120 है सपोज ये। तो एसी अगर आप एसी का डायग्राम बनाना चाहते हैं मींस एवरेज कॉस्ट का, इसका डायग्राम बना रहे हैं एवरेज कॉस्ट का, ठीक है, अगर एवरेज कॉस्ट का डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एसी हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है, तो मैंने क्या बोला कि किसी का भी अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसके टोटल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, टोटल से क्या कर दो, डिवाइड, जैसे यहाँ पर टीसी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू, इसके टोटल से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 20 19 18, ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 17.5, ये हो जाएगा आपका 18 और ये कितना हो जाएगा 20। तो एसी का भी वही नेचर है, पहले क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो अगर एसी को आप डायग्राम पे शो करेंगे बच्चों, एसी को अगर आप डायग्राम पे शो करेंगे तो देखिए ये एक्स एक्सिस पर हमने क्या शो किया है, आउटपुट को, और वाई एक्सिस पे क्या शो किया है, एसी को, ठीक है, क्या शो किया है, एसी को। तो पहले फॉल होगा फिर क्या होगा, राइज, तो ये आपका एसी का कर्व है, सिंपल, आया समझ में। तो इस तरीके से हम एसी को भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो आपने एसी को इस तरीके से डिफाइन कर लिया। तो एसी डिफाइन कर, एसी का डायग्राम हो गया, एबीसी का हो गया, टीबीसी, सारे डायग्राम हमने कर लिए। एक रह गया है मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इसको भी समझते हैं। देखिए मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट होता है, जो कि पहले भी मैंने बताया, मार्जिनल मींस एडिशनल। एक एक्स्ट्रा लेबर को जब एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा उसको कहते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर आउटपुट है आपका, आउटपुट है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर टीसी है आपका 10 सॉरी हाँ 10 है, 18 है, 24 है आपका, 32 है, 40 है, 60 है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डिफरेंस, किसका डिफरेंस होगा भाई, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। तो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कीजिए 8, इसमें से इसको माइनस कीजिए 6, इसमें से इसको माइनस कीजिए 8, इसमें से इसको माइनस कीजिए 8, इसमें से इसको माइनस कीजिए 20। तो मार्जिनल कॉस्ट भी पहले आपका फॉल होगा फिर क्या होगा, राइज होगा। तो एमसी कर्व भी जो है वो क्या होगा, पहले आपका फॉल करता है फिर क्या होगा, राइज करता है आउटपुट के साथ। समझ में आ रही बात। तो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट है किसका, कॉस्ट का। कोई भी डायग्राम आपसे पूछता है तो इस तरीके से आप डायग्राम को डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब क्या है रिलेशन, देखिए दो रिलेशन तो जरूर करके जाना, रिलेशन से बिटवीन एमसी एंड एसी और रिलेशन से बिटवीन एसी एंड एबीसी, ये दो रिलेशन करके जाइएगा। मैं दोनों रिलेशन को ब्रीफ में समझाता हूं, ठीक है, कि ये दो रिलेशन क्या है। देखिए अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी।
देखिए, तो एसी का डायग्राम जो है वो ऐसा बनता है बच्चों, पहले भी बताया था। क्यों? सबका रीजन एक ही है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और एमसी का डायग्राम आपका ऐसा बनता है, ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, राइट। ठीक है, तो क्या रिलेशन है? फर्स्ट रिलेशन देखिए क्या हो रहा है, जब एसी फॉल कर रहा है, व्हेन एसी फॉल, तो एमसी लेस देन एसी। ठीक है, एसी अगर आपका फॉल कर रहा है, ठीक है, तो एमसी क्या है आपका एसी से कम है। ठीक है, देख रहे हैं आप, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन क्या है? व्हेन एसी राइजेज, ठीक है, एसी जब आपका राइज कर रहा है तो एमसी एसी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और थर्ड रिलेशन क्या है कि एमसी इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को उसके कौन से पॉइंट पे, मिनिमम पॉइंट पर। तो एमसी इंटरसेक्ट टू एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ठीक है, बस ये रिलेशन है आपका एसी और एमसी में। तो फर्स्ट ये रिलेशन करके जाना, सेकंड रिलेशन आप करके जाएंगे किसमें, एसी एंड एबीसी में। ठीक है, किसमें करके जाएंगे, एसी और एबीसी में। देखिए एसी और एबीसी का डायग्राम कैसे बनता है, देखिए आपका एसी का तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है, और एबीसी का डायग्राम आपका ऐसा बनता है, ये आपका एबीसी का डायग्राम है। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन देखिए क्या है, ध्यान से समझिए। एसी कर्व जो है वो एसी से बड़ा है, ज्यादा है। ठीक है, एसी जो है, एसी इज ग्रेटर देन, एसी इज ग्रेटर देन एबीसी, ग्रेटर देन एबीसी। क्यों ग्रेटर देन भाई? क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो क्या है, एएफसी। ठीक है, तो बाय द अमाउंट ऑफ एएफसी। ठीक है, क्यों है, एएफसी, एसी में एएफसी इंक्लूड है, इसलिए वो एबीसी से क्या है, बड़ा है। एसी में दो है, एबीसी प्लस एएफसी, और एबीसी तो एक अकेला है, इसलिए एसी बड़ा है एबीसी से, क्योंकि उसमें एएफसी भी ज्यादा है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये होगा। सेकंड डिफरेंस आप देखिए कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, जो गैप है एसी और एबीसी का वो रिड्यूस होता जा रहा है। देखिए पहले गैप यहां इतना है, पहले गैप इतना था, और अब गैप सिर्फ इतना है, तो गैप क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो सेकंड रिलेशन क्या है, सेकंड है आपका एज आउटपुट राइजेज, ठीक है, द डिफरेंस, द गैप और डिफरेंस बिटवीन AC एंड ABC डिक्रीजेस या फॉल्स, जो भी है, डिक्रीजेस कर लीजिए या फॉल। ठीक है, तो ये दूसरा रिलेशन है। ठीक है, कि आपका गैप जो होता है वो आपका फॉल होगा। थर्ड रिलेशन क्या है कि दोनों ही यू शेप का है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बोथ AC and ABC are U-shaped, ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये रिलेशन जरूर करके जाइएगा, AC एंड ABC एंड AC एंड MC। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉस्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉस्ट में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड रिलेशंस एंड डेफिनेशंस। नाउ अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे निकालना है, तो उस पर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना है भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि TC इक्वल्स टू क्या होता है, TVC प्लस TFC। ठीक है, ओके, TFC इक्वल्स टू क्या होगा, TC माइनस TVC। सिंपल, इसको इधर लेके आ जाइए, या TVC इक्वल्स टू क्या होगा, TC माइनस TFC। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी का एवरेज निकालना है, अगर जैसे AC, तो टोटल को आउटपुट से डिवाइड कर दो,
टोटल को किससे डिवाइड कर दो, आउटपुट से, तो एवरेज निकल जाएगा। एबीसी निकालना है तो इसके भी टोटल को आउटपुट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। एएफसी निकालना है तो इसके भी टोटल को आउटपुट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सिंपल, ठीक है। या इससे आपको अगर टोटल निकालना है भाई, जैसे मान लीजिए एवरेज दे रखा है तो एसी इंटू आउटपुट करेंगे तो टीसी होगा, एवरेज को आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा, या एबीसी इंटू आउटपुट करेंगे तो टीबीसी आएगा, या आपका एएफसी इंटू आउटपुट करेंगे तो क्या आएगा, टीएफसी आएगा। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और एमसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, ठीक है। या आप कह सकते हैं टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। ये जो एमसी है ये दोनों का डिफरेंस होगा, टीसी और टीवीसी दोनों का, ठीक है। एसी में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, एसी इंक्लूड्स बोथ एबीसी प्लस एएफसी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एसी है, एबीसी को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या कैलकुलेट कर लोगे, एएफसी, या एएफसी को इधर ले आओगे तो क्या कैलकुलेट कर लोगे, एबीसी। तो इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये था आपका प्रोडक्शन का और कॉस्ट का, क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू के बारे में, कि रिवेन्यू चैप्टर्स में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कॉस्ट में आपको ये टॉपिक्स करने, नेक्स्ट आपका रिवेन्यू है। रिवेन्यू में बस दो ही टॉपिक हमें करना है, डेफिनेशन और रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिवेन्यू क्या होता है। सिंपल, जब किसी भी गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं उससे जो भी हमें इनकम आता है दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू, ओके। तो रिवेन्यू को अगर डिफाइन करें, इफ यू डिफाइनिंग द रिवेन्यू, रिवेन्यू को अगर आप डिफाइन करें तो रिवेन्यू क्या होगा, इट रेफर्स टू income received by sale of output, ठीक है। आउटपुट को जब आप सेल करते हैं उससे जो भी आपको इनकम रिसीव होगा उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिवेन्यू कहते हैं, ठीक है। अब रिवेन्यू के कितने पार्ट्स हैं, रिवेन्यू के 3 पार्ट्स हैं, ओके। कितने पार्ट्स हैं, 3। एक आपका टीआर होगा, टोटल रेवेन्यू, एआर होगा, एवरेज रेवेन्यू, एमआर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए मार्जिनल एवरेज के बारे में पहले ही बता रखा है मैंने आप लोगों को कि मार्जिनल मींस एडिशनल और एवरेज का मतलब एक आउटपुट, मतलब सिंगल। तो टीआर का मतलब होता है कि जब आप टोटल आउटपुट को बेचते हैं उससे जो भी इनकम रिसीव होगा उसको टोटल रेवेन्यू कहते हैं, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी। एआर का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू, एक आउटपुट को बेचने पर जो भी पैसा आता है उसको एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, मतलब टीआर को डिवाइड किससे कर दीजिए, आउटपुट से। और एमआर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मींस एडिशनल रेवेन्यू। जब आप एक एडिशनल आउटपुट को सोल्ड करेंगे तो जो एडिशनल रेवेन्यू आएगा उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब एमआर इक्वल्स टू क्या होगा, एमआर इक्वल्स टू होगा आपका टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ये आपका क्या होता है, एमआर होता है, क्लियर है। इट इज एन एडिशनल रेवेन्यू व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। इट इज एन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, मतलब पर यूनिट ऑफ जो आपका एक यूनिट को पर रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू, और ये आपका टोटल रेवेन्यू होता है। अब देखिए रेवेन्यू कर्व का डायग्राम कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट का कंडीशन कैसा है। अरे बात समझ में। अब मार्केट अलग अलग तरह के होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जैसे कि आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक है एंड ऑलिगोपोली। तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो रेवेन्यू डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है 2 कंडीशन में, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, कितने कंडीशन में, 2।
फर्स्ट क्या होगा, ठीक है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, ओके। और सेकंड क्या होगा, व्हेन प्राइस फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, ठीक है, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, विद राइज इन आउटपुट, दो कंडीशन है, ठीक है। और सबसे ज्यादा चांस होता है इस वाले का, ये वाला हमें सबसे ज्यादा डिस्कस करना है। सबसे पहले देखिए, ऐसा तब होता है जब आपका मार्केट कौन सा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। कौन सा मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्राइस क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पर आउटपुट है आपका, आउटपुट है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर प्राइस है, ठीक है। तो प्राइस आपका 0, अगर प्राइस 10 है तो सब पे 10 ही होगा, क्लियर है। प्राइस 10 है तो सब पे क्या होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि हम कौन सा मार्केट डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो यहाँ पर अगर आप सपोज टीआर कैलकुलेट करते हैं, तो टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका प्राइस है और ये आपका क्या है, क्वांटिटी है। तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ठीक है। 10 3 जा आपका क्या हो जाएगा 30, 10 4 जा 40 एंड 10 5 जा 50, ओके। एआर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, टीआर अपॉन क्यू, ठीक है। तो टीआर को क्यू से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 1 जा 10, 22 जा 10, 33 जा 10, 44 जा 10 और 55 जा 10, ठीक है। सॉरी, ठीक है। एआर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 1 10, 20 डिवाइड बाय 2 10, 30 डिवाइड बाय 3 10, 40 डिवाइड बाय 4 10, 50 डिवाइड बाय 5 10, ठीक है। और एमआर आपका क्या होता है, डिफरेंस। एमआर क्या होगा, डिफरेंस होगा टीआर का। तो ये हो जाएगा 10, 20 में से 10 जाएगा 10, 30 में से 10 जाएगा 10, 40 में से 10 जाएगा 10 और 50 में से 10 जाएगा 10। तो जब आप इसको ग्राफ पे शो करोगे, देखिए इसको जब आप ग्राफ पे शो करेंगे तो यहाँ पर आपने शो किसको किया है, आउटपुट को। यहाँ पर किसको शो किया है, आउटपुट को, ठीक है। और यहाँ पर शो किया है टीआर को। तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा टीआर भी आपका इंक्रीज होगा। तो टीआर का कर्व आपका ऐसा होता है, कब, जब प्राइस आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने शो किया है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। और यहाँ पर आपका क्या है, एआर और एमआर, एआर और क्या है, एमआर, ठीक है। आप देखिए एआर और एमआर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब दोनों आपका ये आउटपुट चेंज हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लेकिन एआर और एमआर क्या होता है आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब प्राइस कांस्टेंट होगा, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, AR और MR कर्व विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। और दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। मतलब दे आर इट डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग इन आउटपुट। आउटपुट चेंज हो रहा है लेकिन AR और MR का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, रिवेन्यू चैप्टर में बस आपको यही करना है कि AR MR में क्या रिलेशन है और इसके जो है आपका डायग्राम करना है बस। प्राइस फॉल करता है वो आपके पेपर में नहीं आएगा, उसको हटा दीजिए। बस रिवेन्यू में डेफिनेशन और ये आपका रिलेशन, और कुछ नहीं करना, राइट। तो ये आपका रिवेन्यू हो गया। रिवेन्यू के बाद अब हम डिस्कस करते हैं, रिवेन्यू के बाद डिस्कस करते हैं हम किसके बारे में, सप्लाई है, उसको बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मार्केट समझाता हूं।
अब हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं मार्केट 2 टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है बच्चों? 2 टाइप का। फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और दूसरा क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका 3 टाइप्स का होगा। ठीक है, कौन कौन सा? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, और ओलिगोपॉली। ये 3 मार्केट होता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपॉली। और आपको ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को करना है। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी क्या करना है? ओनली फीचर्स, और फीचर्स भी कितने करने हैं? सिर्फ 3। कितने फीचर्स करने हैं? सिर्फ 3 फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स करने हैं भाई? हमें कौन कौन से फीचर्स करने हैं ये मैं आपको बता दूं। हमें फीचर्स करने हैं, फर्स्ट लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। अगर मार्केट में से कोई भी पर्सन निकल जाता है, टोटल सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई भी बायर जो है वो चला जाता है, तो टोटल डिमांड पे भी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इट मींस यू कैन से each buyer and seller has insignificant share in the market। मतलब जो भी बायर्स हैं यहाँ पर उसका इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत छोटा सा हिस्सा वो कवर करता है। अगर वो बायर छोड़ जाता है इंडस्ट्री को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टोटल सप्लाई पर। एंड ईच बायर हैज इनसिग्निफिकेंट शेयर्स इन देयर डिमांड, इन टोटल डिमांड। अगर कोई बायर मान लीजिए चला जाता है तो टोटल डिमांड पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब पेपर में आएगा कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है। तो मैं इम्प्लीकेशंस की बात करूं तो नो इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी इंडिविजुअल्स बायर सेलर जो है मार्केट प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, ओके, ई है। अब ए मान लीजिए एक ये ए बी सी सब एक प्रोडक्ट को 10-10 रुपए में बेच रहा है। ई ने क्या किया? 9 रुपए 50 पैसे में बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? इन सबके कस्टमर, इसके कस्टमर कहां शिफ्ट हो जाएंगे? ई के पास शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कंपटीशन इतना तगड़ा है कि सब प्राइस को गिरा देगा, ये भी गिरा देगा, ये भी गिरा देगा, ये भी गिरा देगा। तो ई को यहाँ पर प्राइस को कम करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करता है, ई जो है प्राइस को 11 रुपए कर देता है और सब 10 रुपए में बेच रहा है, सब 10 रुपए में बेच रहा है। ई कितने में कर रहा है? 11 रुपए में। तो कोई भी सेलर प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगा, तो इसका कभी कस्टमर इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा और इसके पास चला जाएगा। मतलब अगर सेलर प्राइस को कम या ज्यादा करता है तो लॉस उसी का है, इसीलिए प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ठीक है, बायर्स यहाँ पर सारे सेलर हैं, सारे सेलर के पास प्राइस अगर सेम है तो किसी भी सेलर के पास जाएगा वो। तो नो इंडिविजुअल सेलर एंड बायर्स कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। चलिए, दूसरा जो आपका जो फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, वो है होमोजेनियस प्रोडक्ट। क्या फीचर्स है? होमोजेनियस प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा जो फीचर्स है वो है आपका होमोजेनियस प्रोडक्ट है।
ठीक है, क्या फीचर्स है? होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट। 100% आइडेंटिकल मीन्स अगर मान लीजिए एक सेलर के पास कोई भी प्रोडक्ट है तो दूसरे सेलर के पास भी सेम प्रोडक्ट होगा, साइज, शेप, वेट, कलर, ब्रांडिंग सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर होमोजेनियस प्रोडक्ट मींस ईच सेलर हैज सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर आप कहीं पर जाते हैं और सारे सेलर के पास सिमिलर प्रोडक्ट है तो आप किसी सेलर को प्रेफर नहीं करेंगे, भाई जिसके पास जाओ सेम प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, कोई भी अलग तो दे नहीं रहा, तो कोई यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं भाई मुझे इसी से परचेज करना है, ओके। तो इसीलिए एक ये भी रीजन है कि ड्यू टू होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस इज कांस्टेंट। यहाँ पर प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट। अगर सेलर जो है किसी भी बायर से 1 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगा तो क्या दिखा के चार्ज करेगा? प्रोडक्ट तो सेम ही है, सारे प्रोडक्ट इक्वल ही है। तो इसीलिए ड्यू टू होमोजेनियस प्रोडक्ट नो इंडिविजुअल सेलर कैन चार्ज हायर प्राइस फ्रॉम दी बायर्स, ठीक है, ये इसके इम्प्लीकेशंस है। और थर्ड आपका है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है, ये 3 ही फीचर्स करना है, 3 से ज्यादा नहीं करना। अब ये फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्या है इसको समझते हैं। जब मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि टोटल रिवेन्यू मोर देन है टोटल कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो जब कोई भी मार्केट में प्रॉफिट होगा तो दूसरा वाला भी सोचेगा यार ये मार्केट तो सही है, यहाँ पर फायदा हो रहा है, चलो इसी में दुकान खोलते हैं। तो न्यू फर्म्स विल एंटर, न्यू फर्म्स विल एंटर, ठीक है, विल एंटर। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना पेटेंट का ना लाइसेंस का, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कभी भी कोई भी फर्म आ सकता है। और जब आपका एबनॉर्मल जो है लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं जब टीआर लेस देन है टीसी, तो मतलब लॉस हो रहा है आपको, तो यहां पर क्या होगा? एग्जिस्टिंग फर्म, जो फर्म एग्जिस्ट है मार्केट में, फर्म विल एग्जिट द मार्केट, विल एग्जिट मार्केट। वो मार्केट को क्या करेगा? एग्जिट कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि कब तक लॉस बियर करेगा। तो क्या देख रहे हैं आप? जब प्रॉफिट हो रहा है तो नया फर्म आ रहा है, जब लॉस हो रहा है तो नया फर्म जा रहा है भाई। तो स्टेबिलिटी कहाँ है यहाँ पर? यहाँ पर स्टेबिलिटी कब होगा? जब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि टीआर जो है वो इक्वल्स टू टीसी होगा। तो यहाँ पर ना तो न्यू फर्म आएगा ना ही एग्जिस्टिंग फर्म जाएगा, क्योंकि वो वेट करेगा भाई चलो आज नॉर्मल प्रॉफिट है तो कल शायद फायदा हो जाए। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन में हमेशा कौन सा प्रॉफिट अर्न किया जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जाता है, राइट। तो इसमें आपको यही लिखना है कि व्हेन फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट then new firm will enter into the market. When firms earn abnormal loss, then existing firm will exit the market. There is no barriers to entry and exit the market, ठीक है, यहाँ पर कोई भी barriers नहीं है। तो ये 3 फीचर्स आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फर्म होता है वो वाई फर्म्स आर प्राइस टेकर, वाई फर्म्स आर प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म प्राइस टेकर क्यों है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट इतना बड़ा है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल है।
कोई भी सेलर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसके अगेंस्ट वो काम करने लगता है। इसीलिए फर्म फिर प्राइस कैसे डिसाइड करेगी? तो प्राइस डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, प्राइस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। देखिए ये आपका ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जैसे कि हमने पढ़ा है डिमांड कर्व आपका नेगेटिव स्लोप होता है, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होगा। सप्लाई आपका पॉजिटिव स्लोप होता है, क्योंकि प्राइस और क्या कह रहा है, सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है, और ये जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है। ओके, अब ये जो है मार्केट ने डिसाइड किया भाई कि ये ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड हो जाता है कि ये ओपी प्राइस पर फर्म चाहे जितनी क्वांटिटी होगा वो बेचता जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल फर्म इस प्राइस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस कौन फॉलो करेगा? यही प्राइस कौन फॉलो करेगा? फर्म। ठीक है, यही सेम प्राइस कौन फॉलो करेगा? फर्म फॉलो करेगा। ठीक है, देखिए यहां पर हमने लिखा है फर्म। फर्म इस ओपी प्राइस पर जितनी चाहे क्वांटिटी को सोल्ड आउट कर सकता है। ठीक है, इसलिए फर्म यहां पर प्राइस टेकर होता है। क्यों? क्योंकि इन दिस मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स आर अवेलेबल। अगर आपसे डायग्राम पूछता है तो आप डायग्राम को इस तरह शो कर देंगे, डीडी इज डिमांड कर, वैसे से सप्लाई कर, पॉइंट ई इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट कोरस्पोंडिंग टू पॉइंट ई, ओपी इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू इज एन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, एंड OP the firm will sell any unit of output at the price of OP। क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जा सकता है, 4 में से कोई एक। ये 3 फीचर्स और फर्म क्या होता है, प्राइस टेकर क्यों है, बस चैप्टर और मार्केट में कुछ नहीं आएगा। अब मार्केट के बाद लास्ट चैप्टर आपका बचता है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। इसमें क्या पढ़ना है, चलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन, एंड सिंपल एप्लीकेशंस। ठीक है, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। इसमें क्या हमें पढ़ना है? इसमें सबसे पहले पढ़ना है हमें कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है आपका प्राइस सीलिंग। ठीक है, और फिर क्या है, प्राइस फ्लोर। ये 3 टॉपिक हमें करना है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिटर्मिनेशन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा।
देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ओके, जैसे देखो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। डी आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, एस आपका सप्लाई कर्व है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों, ये आपका पॉइंट ई, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम या व्हाट इज इक्विलिब्रियम मार्केट, तो अ मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन टोटल डिमांड विल बी इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इक्वल हो गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो प्राइस होगा ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो क्वांटिटी होगा ये आपका इक्विलिब्रियम क्या है, क्वांटिटी। सिंपल। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू दैट प्राइस एट विच market demand and supply are equal to each other. Equilibrium quantity हो गया, it refers to that quantity at which market demand and supply are equal to each other. तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, इसी को एक्सप्लेन कर देना है। अगर मैं प्राइस को OP से ज्यादा करता हूँ, OP1 करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर देखिए सप्लाई आपका इतना है और डिमांड आपका इतना है। मतलब सप्लाई ये आपका इतना है, या मैं ऐसे दिखाता हूँ, सप्लाई आपका OQ2 है और डिमांड आपका OQ1 है। मतलब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम, तो इसे कहते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या कहेंगे इसको, एक्सेस सप्लाई। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्सेस सप्लाई, तो एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल सप्लाई ओवर टोटल डिमांड। सिंपल, डायग्राम पे शो करना है, ऐसे शो करना। और अगर प्राइस OP से कम है, देखिए OP1 से कम है, ये देखिए प्राइस अगर OP1 से आपका कम है, ठीक है, OP1 हो गया, इसको मैं थोड़ा हटा दूं, देख सकते हैं। देखिए अगर प्राइस आपका सपोज ये है OP2 है, तो OP2 पे क्या हो रहा है कि आपका, या मैं इसको अलग डायग्राम पे शो कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। देखिए ये आपका डिमांड कर्व है एंड दिस इज सप्लाई कर्व, ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होता है, OP1 फॉल करता है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका डिमांड इतना है OQ2 और सप्लाई इतना है OQ1। मींस डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो इसे कहते हैं एक्सेस डिमांड। क्या कहते हैं इसको, इसे कहेंगे एक्सेस डिमांड। तो आपसे अगर पूछा जाता है भाई व्हाट इज एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर टोटल डिमांड इज मोर देन टोटल सप्लाई। तो ये टॉपिक आपको कवर करना है, इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार बुक में देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है आपका प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ये हमें पढ़ना है भाई कि प्राइस सीलिंग क्या होता है और प्राइस फ्लोर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस फ्लोर समझाता हूँ कि प्राइस फ्लोर किसे कहते हैं। प्राइस फ्लोर या इसको बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्राइस, ठीक है, ओके। एक्चुअली क्या होता है कि खास करके ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए होता है। किसान जो है, किसान का जो प्रोडक्शन होता है वो सीजनल होता है, ठीक है। तो सीजन में अचानक से सप्लाई तो बढ़ गया लेकिन डिमांड उसके अकॉर्डिंग नहीं इंक्रीज होता।
तो उसके कारण क्या होता है कि किसान को तो तुरंत बेचना होगा भाई, क्योंकि उसके पास वैसे भी पैसे कम होते हैं। तो किसान क्या करता है बेचारा, कम प्राइस पर बेचने लगता है, हो सकता है उसको नुकसान भी हो जाए। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे फार्मर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन को करना बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपका ये डिमांड है, जैसे राइस का मान लीजिए डिमांड है, और ये सप्लाई है राइस का। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब ये जो प्राइस है ओपी, इस प्राइस पर किसान को बेनिफिट नहीं हो रहा है। अरे बात समझ में, किसान मजबूरी में बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसे में किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, अगर उन्हीं को लॉस होगा, वही प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, तो हम लोग खाएंगे क्या। तो इसीलिए वहां पर गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, आप इस प्राइस पर मत बेचो, आप क्या करो, कस्टमर से OP1 प्राइस चार्ज कीजिए। क्या चार्ज कीजिए, OP1। ठीक है, देखिए OP1 प्राइस चार्ज कीजिए, तो किसान OP1 प्राइस चार्ज करने लगता है। जब OP1 प्राइस चार्ज करता है बच्चों, तो आप देखो सप्लाई आपका इतना है और डिमांड आपका इतना है, मतलब सप्लाई जो है वो है P1B इतना, ये आपका सप्लाई है। ठीक है, और डिमांड जो है वो आपका है P1A, ये आपका डिमांड है। तो किसान कहता है कि मालिक जब मैं OP1 प्राइस ले रहा हूं लोगों से, तो मेरा तो इतना सा माल बच रहा है, ये देखिए डिमांड इतना है, सप्लाई इतना है, तो इतना तो माल बच रहा है, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, बफर स्टॉक। ठीक है, क्या कहेंगे, बफर स्टॉक या एक्सेस सप्लाई। तो गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, इतना माल बच रहा है ना, टेंशन मत लो, ये माल मैं परचेज कर लूंगा आप लोगों से। अगर इस प्राइस पर इतना माल बच रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खरीद लूंगा। तो किसान फ्री होगा, बिका तो बिका, नहीं तो सरकार तो खरीद ही लेगी, किसान को फायदा होगा। इसी को कहते हैं प्राइस फ्लोर। सपोर्ट प्राइस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो फार्मर का सपोर्ट करती है। वो अलग बात है कि एक्चुअली में सारे फार्मर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ इस सपोर्ट प्राइस के थ्रू किसानों को कई बेनिफिट मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सिर्फ आपका कुछ ही प्रोडक्ट आता है, लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, यही सब आता है। ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह नहीं आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस फ्लोर। आप इसको क्या कह रहा है, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई पर प्राइस, ये आपका डिमांड है, सप्लाई, इस तरह करके आपको एक्सप्लेन करना। अब हम बात करते हैं प्राइस सीलिंग के बारे में। ठीक है, क्या प्राइस सीलिंग, देखिए प्राइस सीलिंग ये तो था किसान के लिए, और प्राइस सीलिंग जो है ये है आपका किसके लिए, ये है गरीब लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, जो मार्केट प्राइस की अफोर्ड नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में हर किसी को बेसिक चीजों को कंज्यूम करने का बेसिक राइट है उनको। ठीक है, हर किसी को का राइट है कि भाई उनको फूड मिले, उनको एजुकेशन मिले, उनको हेल्थ मिले, उनको हाउस मिले, उनको जो है आप कह सकते हैं कि क्लोथ मिले, ये हर किसी का राइट है। तो यहाँ पर प्राइस सीलिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका, मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। देखिए ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम प्राइस ये है E, बट ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो है गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, उनको बहुत महंगा मिल रहा है। ठीक है, गरीब लोग जो है इन सब चीजों को इस प्राइस पर प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे जिएंगे भाई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है कि आप टेंशन मत लो, एक काम करो, आप सिर्फ इतना ही प्राइस देना, OP1। तो प्राइस सीलिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट प्राइस व्हिच आर लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस सीलिंग क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा। अरे बात समझो, तो
तो अब प्राइस को कम कर दिया। आपने देखा होगा कि जो सरकार के थ्रू जो लोगों को राशन मिलता है, तो वहां पर 3 रुपए किलो में आपको गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, जबकि मार्केट प्राइस उसका 20-30 रुपीज है। तो देखिए आपको कितना कम मिल रहा है, उसी को कहते हैं प्राइस सीलिंग। दिस इज प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है मार्केट प्राइस से कम प्राइस लोगों से चार्ज करती है, लेकिन ये उनको ही बेनिफिट मिलता है जिनके पास बीपीएल या एपीएल कार्ड होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड आपका कितना है, इतना OQ2 और सप्लाई कितना है OQ1, मतलब माल कम है, खरीदने वाला ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा होगा कम प्राइस पर, तो जो डीलर है वो क्या करने लगता है, ब्लैक मार्केटिंग करने लगता है। तो अगर आपसे पूछे कि प्राइस सीलिंग का इम्प्लीकेशंस क्या होगा, तो इम्प्लीकेशन होगा इसका ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी। बस इसको ड्रॉ करके आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट। तो प्राइस सीलिंग कौन सी प्राइस है, लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, और प्राइस फ्लोर कौन सा प्राइस है, अबव देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये किसके लिए होता है, किसानों के लिए, और ये किसके लिए होता है, पुअर पीपल के लिए। ये दोनों में से एक डायग्राम तो जरूर आएगा। बस आपको लास्ट चैप्टर में बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या करा दिया, प्रोडक्शन करा दिया, कॉस्ट करा दिया, रेवेन्यू करा दिया, मार्केट करा दिया, और ये प्राइस डिटर्मिनेशन करा दिया। अब एक चैप्टर है सप्लाई। देखिए सप्लाई तो बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आपको बता दूं कि सप्लाई में पढ़ना क्या है आपको, ठीक है। सप्लाई में आपको क्या पढ़ना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई में, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पर, बस आप ये पढ़िएगा, इसी से सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्वांटिटी जो है सप्लाई वो किस पे डिपेंड करता है, PX PR TCI GP, ठीक है। एंड आप कह सकते हैं कि G एंड आपका एक्सेट्रा, इन सब चीजों को। यहाँ पर PX का मतलब होता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा होगी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो सप्लाई भी क्या होगा, ज्यादा। प्राइस कम होगा तो सप्लाई क्या होगा, कम। तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। इसीलिए जब हम सप्लाई कर्व बनाते हैं तो सप्लाई कर्व ऐसा होता है। प्राइस अगर आपका मान लीजिए OP है तो क्वांटिटी OQ है। प्राइस आपका OP1 हो गया तो क्वांटिटी आपका OQ1 हो गया। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशन है आपका, पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मान लीजिए कोक है और पेप्सी। आप एक दुकानदार है, कोक बेच रहे हैं 10 रुपए में और पेप्सी बेच रहे हैं आप 8 रुपए। देखिए मैं आपको एग्जांपल सुनिए, ये कोक है, ठीक है, और ये पेप्सी है। अरे बात समझ में, कोक 10 का है, पेप्सी भी 10 का है, ये प्राइस हो गया, ठीक है। और कॉस्ट जो है ये 8 इसका है, 8 इसका है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 का, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोक की प्राइस 10 से 11 हो गया। कोक की प्राइस जो है 10 से 11, लेकिन कॉस्ट 8 ही है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब आपको बेनिफिट कितना हो गया, 3। तो एज ए शॉपकीपर आप किसको बेचना चाहेंगे, कोक को ज्यादा बेचना चाहेंगे। तो क्या हो रहा है, और पेप्सी को कम। तो कोक की प्राइस इंक्रीज होने से पेप्सी का जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्रोड्यूसर पेप्सी को कम सेल करेगा, क्यों, क्योंकि उसको फायदा किस में हो रहा है, कोक में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कमोडिटी की प्राइस अगर राइज होगी तो उसके सब्स्टिट्यूट का सप्लाई कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी सिंपल, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, एडवांस है, तो कॉस्ट कम होगा, उससे सप्लाई ज्यादा होगा। टेक्नोलॉजी ओल्ड है, ठीक है, तो कॉस्ट ज्यादा होगा, सप्लाई कम। CI कॉस्ट ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए वीट चाहिए, शुगर चाहिए, और भी सारी चीजें चाहिए। अगर यही वीट, शुगर, लेबर आपको महंगा मिलेगा तो आपका कॉस्ट भी ज्यादा आएगा प्रोड्यूस करने का, तो प्रॉफिट कम होगा, तो प्रोडक्शन आप कम करेंगे। और यही चीजें सस्ता मिलेगा तो कॉस्ट कम होगा,
प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन आप क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होता है तो सप्लाई ज्यादा, और कॉस्ट ऑफ इनपुट ज्यादा होता है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम। गवर्नमेंट पॉलिसी दो तरीके का होता है, सब्सिडी और टैक्सेशन। अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स अगर ज्यादा लेता है, टैक्स ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा आएगा, जिसके कारण सप्लाई क्या होगा, कम। और किसी भी प्रोडक्ट का टैक्स कम अगर चार्ज करता है तो कॉस्ट कम होगा तो सप्लाई क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन। टैक्स बढ़ेगा सप्लाई कम, टैक्स घटेगा सप्लाई ज्यादा, ठीक है। उसी तरह जी मतलब गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल भी दो होता है, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। किसी भी फर्म का जो मोटिव है वो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो वो क्या करेगा, सेम प्राइस पर सप्लाई बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, मतलब सप्लाई ज्यादा होगा। और किसी फर्म का अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो तभी सप्लाई ज्यादा करेगा जब प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वहां पर सप्लाई क्या होता है, लिमिटेड। आप देखते होंगे ना, कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है चाहे, तो वहां पर कस्टमर कम होंगे लेकिन उनका काम है प्रॉफिट को ज्यादा अर्न करना, तो सप्लाई लिमिटेड होता है। लोकल प्रोडक्ट में कस्टमर ज्यादा होता है क्योंकि क्या काम है भाई, प्रॉफिट को सेल को बढ़ाना, तो वहां पर सप्लाई क्या होगा, ज्यादा। तो इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। अब उसके बाद आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो इसमें आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आपने डिमांड पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये भी समझ में आ जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस के चेंज होने पर आपका जितना सप्लाई चेंज होगा उसी के मेजरमेंट को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, और अपॉन क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंज इन प्राइस के 10% चेंज होने पर, चेंज इन प्राइस कितना है 10, प्राइस के 10% चेंज होने पर सप्लाई 20% चेंज हो गया, मतलब प्राइस 10% से बढ़ गया तो सप्लाई 20% से बढ़ गया। तो यहाँ पर चेंज इन सप्लाई क्या होगा, चेंज इन सप्लाई जो होगा वो आपका कितना है 20%, ठीक है। तो इसका मतलब ES क्या होता है भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 20, परसेंटेज चेंज इन ये प्राइस 10, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा 2। सिंपल। या आपसे बोलेगा भाई कि द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 10 रुपीज, एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 है, क्वांटिटी सप्लाई आपका कितना है 200 यूनिट्स, प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होकर 8 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज होकर के कितना हो गया 120 यूनिट्स हो गया। तो ES बताओ। तो देखिए एक तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या बताया फॉर्मूला भाई, ये बताया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, वो है आपका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ठीक है। डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी। देखो यहाँ पर क्वांटिटी 200 से 120 हो गया, मतलब चेंज कितना हो गया -80। प्राइस 10 से गिरकर 8 हो गया, चेंज कितना हो गया -2। P का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 है। Q का मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है भाई 200। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 0 फिनिश, 2 4 जा 4 5 जा 5 2 जा, तो आंसर क्या होगा 2 होगा। ओके, तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। या कई बार क्या होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन होगा आपके पास। ये जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि मान लीजिए प्राइस एक कमोडिटी का 10 रुपीज है, क्वांटिटी जो है वो 120 यूनिट है,
ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1.5 है, ठीक है, इलास्टिक, एक सेकेंड सॉरी, प्राइस आपका जो है इंक्रीज होकर के 15 हो गया, 15 हो गया, तो क्वांटिटी बताओ कितना होगा, न्यू क्वांटिटी, और ईएस दे रखा है 1.5, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि प्राइस आपका क्या हो गया भाई, प्राइस आपका हो गया इंक्रीज होकर के 15, अब क्वांटिटी है 120, तो आपका न्यू क्वांटिटी क्या होगा, तो ईएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ईएस कितना दे रखा है 1.5, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी हमें तो पता नहीं, हम इसको x मान लेते हैं, चलो, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी x माइनस 120, चेंज इन प्राइस 15 में से 10 गया 5, ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 120, अब इसी को सॉल्व कर दो, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये इधर जाएगा तो 7 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया, इसको मैं इधर लेके आ गया, ठीक है, ये 0 0 क्या हो गया, कट गया, और इधर बचा x माइनस 120 अपॉन 12, ठीक है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, 60 90 हो जाएगा ये, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है, ओके, एंड यहाँ इक्वल्स टू क्या बचेगा, x माइनस 120, माइनस इधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो x इक्वल टू 90 प्लस 120, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200, x इक्वल्स टू 210 यूनिट्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका न्यू क्वांटिटी होगा वो कितना होगा 210, बस सिंपल। अगर आपसे पूछता है बताओ चेंज इन क्वांटिटी बताइए, तो कितना होगा 90, तो ये ओवरऑल इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने जितना आपको वीडियो में बताया है, अगर आप इतना भी कर ले तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 70 से 80% आपका मैच कर जाएगा, ठीक है, ये करिए आप। और जो जिस चीज का मैंने एक्सप्लेनेशन, जैसे कई ग्राफ का एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर, तो मैं आपको बोलता हूं कि वो आप उसको घर पे एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा कि कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके, तो ये सारे टॉपिक्स आपको करना है, ओके, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं प्रे करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो, और ये भी मैं प्रे करता हूँ कि जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इसी से आपके पेपर में आए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।